गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों को सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। आज से हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज हम सबसे पहले उसी क्रम में 2017 का पेपर एक शिफ्ट का सॉल्व करेंगे, मैथ्स का। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे, क्योंकि अब लास्ट डेट चल रही है तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है और अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखना है। पेपर का अभी ये डिसाइड नहीं है कब तक होगा, लेकिन आपके पास पर्याप्त समय होगा कि तैयारी कर सकें। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना समय बर्बाद ना करें और सही दिशा में तैयारी करते रहें। प्रीवियस ईयर पेपर्स तो साथ-साथ लगाते ही रहें और साथ-साथ अगर कहीं भी आप पढ़ रहे हैं किसी भी संस्थान में या ऑनलाइन, तो आप जो भी कंटेंट सब्जेक्ट वाइज़ है उसको भी तैयार करते रहें। ठीक है? तो मेरी एक छोटी-सी इच्छा है कि आप सभी जो भी मैथ्स में थोड़ा-सा कमज़ोर हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो ज़रूर लगाएँ, उससे आपको पैटर्न समझ में आता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर एसआई के पेपर की बात करें 2017 में, 21 में और उसके बाद 25 में हो रहा है, तो 2 सालों के जो आपके कुछ शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको पहले सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा पेपर्स नहीं है, इससे आपको पैटर्न मिल जाएगा, जो आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है? समय बर्बाद नहीं करते हैं, आज क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आगे धीरे-धीरे हम और बातें करते रहेंगे। ठीक है? तो 2017 के पेपर का ये पहला क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्या है। क्या दिया गया है? y बराबर 3 प्लस 2√2 है ये, y जैसा लग रहा है। तो वैल्यू बतानी है √2 ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस y की पावर -2। इसको आप क्या लिख सकते हो? y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर लिख सकते हो। पावर नीचे प्लस है, ऊपर माइनस हो जाती है, या ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगी। ये आपको पता है। अब जैसे आपको पता है कि अब जैसे आप कह सकते हो, इसको ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह वाई है, बी की जगह 1/y है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर ध्यान से देखो, तो हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है। अब इसमें आपको गिवन क्या क्या है? इसमें आपको गिवन क्या क्या है? केवल y का वैल्यू गिवन है। तो आपको पता है y इज इक्वल टू गिवन है 3 प्लस 2√2। तो आपको पता है 1/y का चाहिए, प्लस और माइनस के साथ वैल्यू मिल गया तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 1/y आपको पता है 1/3 प्लस 2√2 को जब रेशनलाइज करोगे, इसका परिमेयकरण करोगे, हमेशा हर में या डिनोमिनेटर में हमेशा एक रेशनल या परिमेय संख्या होनी चाहिए, इसलिए हम परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो आप जब इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 2√2 आ जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ बेसिक मैथ्स आपका क्योंकि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर आप कब सॉल्व करते हो? जब किसी चैप्टर को पढ़ लेते हो। यहाँ तो सारे चैप्टर के पेपर हैं, क्वेश्चंस हैं, तो मुझे ये पता है कि आपको बेसिक पता है। मैं कुछ ऐसी सीरीज भी चलाऊंगा जिसमें बेसिक्स से लेके, जिसमें एसआई की, यूपीएसआई की, दिल्ली एसआई की अलग सीरीज होगी, एसएससी सीजीएल की अलग होगी, सीसैट की अलग होगी, क्योंकि सबका लेवल अलग है। चैप्टर सेम है बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होता है। ठीक है? तो इसके जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसका एक अलग हम चैप्टर वाइज बनाएंगे, जिनको जरूरत हो वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे। तो आप जरा देखो, इनका प्लस करोगे, y प्लस 1/y, ये कितना हो जाएगा? ये कैंसिल, तो ये 6। और y माइनस 1/y क्या हो जाएगा? इन दोनों का आप करोगे तो 4। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? 6 और 4√2। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और उसमें √2 को और मल्टीप्लाई करना है बस। उसमें √2 को और मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो आप क्या आ जाएगा? 6 इंटू 4 24√2, और उसमें अगर √2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर इज √2 क्या हो जाएगा? 2। 24 इंटू 2 48। देन आंसर इज सी। ये बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बेसिक आइडेंटिटीज। आप इसको थर्ड कर्ण घातांक वाले चैप्टर में भी ले सकते हो। तो बेसिक आपको बीजगणितीय सर्वसमीकरणों का यूज हुआ, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज किया। और इस तरह के क्वेश्चन आपके लगभग हर एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में, हर एग्जाम में आते रहते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, पैटर्न ईजी है।
आपको बेसिक रिजल्ट पता होने चाहिए और बेसिक कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 3 घंटियां घंटी है जो क्रमशः, देखो अभी हिंदी मीडियम, क्योंकि यूपी का मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी हिंदी माध्यम में है। नेक्स्ट टाइम से अगर आपको इंग्लिश की भी जरूरत हो तो इंग्लिश में क्वेश्चंस भी साथ में हम लेके चलेंगे, ठीक। 3 घंटी हैं जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड में अंतराल पर बजती हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही जग जाहिर है, हमेशा हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है। तो जहां एक साथ घंटियां बजने की बात हो ना, एक साथ कब एक बार, मतलब पहली वाली 30 सेकंड में, दूसरी 45, तीसरी 60 में, तो अंतराल तो अलग अलग है। तो हम एक कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पास वाला कौन सा होगा जब तीनों के लिए वो हो, उसको आप एलसीएम बोलते हो। तो आप क्या बोलोगे, एलसीएम ऑफ 30, 45 एंड 60, 30, 45, 60 का जो लासा होगा, आप सबसे लासा क्या होता है, सबसे बड़ी जो संख्या है उसको आप देखोगे 2, 3, 4, 5 गुने में मिल जाता है आपको, ठीक है। तो 60 का आप देखोगे 3 गुना करोगे तो 30 से भी हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा आपका, 45 से भी होगा, 60 से तो है ही, यानी 180 सेकेंड, या इसको आप कह सकते हो 3 मिनट, इसका एलसीएम आया। ये एलसीएम क्या दर्शा रहा है कि इतने सेकंड बाद ये तीनों घंटियां एक बार फिर से बजेंगी। अगर 1 बजे कह रहा है, 1 बजे अगर बजी हैं तो एक बार एक साथ 3 मिनट बाद, यानी 1 बजकर 3 मिनट पर फिर से बजेंगी। तो कभी भी घंटियों वाला क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है, सारी घंटियों को लघुत्तम में बजा देना है, ठीक है। जो लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये फर्स्ट लिस्ट, एलसीएम जो आएगा, अगर जैसे यहाँ सेकंड्स में था, मिनट में आंसर दिए हुए थे, तो उसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी गणित है और बहुत टफ कंसेप्ट है जो आपको ना आए, ठीक है। तो आगे चल सकते हैं। तीसरा, जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, और उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा। देखो सिंपल सा एक रिजल्ट तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको ये पता है कि अगर कोई संख्या 8 से अगर विभाजित हो रही है तो 2 से भी विभाजित होगी। अगर आपको बेसिक चीज में बताऊं, सब एक से चीज देखो, 8 से विभाजित कर रहे हो, उसको 2 से विभाजित करोगे, देखो 8 का ही तो एक फैक्टर 2 है। मान लो 8 को मैंने 8 से विभाजित किया तो एक बार गया, 8 की जगह 16 से किया तो 2 बार गया, लेकिन अगर उसी 8 को 2 से विभाजित करोगे, 16 से करोगे तो भी 2 से विभाजित होगा। यानी जो 8 से विभाजित करने के बाद 2 से विभाजित किया, विभाजित होगी। लेकिन अब जो शेषफल आ रहा है, शेषफल को बस देखना पड़ेगा। तो एक ट्रिक क्या है, अगर ये दोनों फैक्टर्स में है तो इधर नहीं चेक करना, केवल शेषफल से चेक कर लो। दो, अगर 3 को 2 से विभाजित करोगे तो कितना शेषफल आएगा, 1। सीधी सी बात है, 3 को आप 2 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना आ गया, 1। तो सबसे पहली चीज इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या देखोगे, जैसे 8 है, पहले 8 से कर रहे थे, अब 2 से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके फैक्टर में ही होंगे, तो आपको रिमाइंडर को देख के ही सीधे आपको नेक्स्ट रिमाइंडर निकाल देना। क्या आएगा, मान लो यहाँ पे होता है 21 और 7 हो जाता, तो जो 21 से है वो 7 से भी हो जाएगा, 7 भी उसका फैक्टर है। तो केवल रिमाइंडर पार्ट को आप चेक करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। बेसिक आपको ये पता है कि भाज्य, भाजक अगर हिंदी में बात करें, और भागफल, और ये नीचे जो आपका शेषफल। तो छोटी सी चीजें, इसको आप क्या बोलते हो, रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हो, परसेंट, इसको क्या बोलते हो, डिविडेंड, इसको क्या बोलते हो, डिविजर, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले 8 से, यहाँ पे भाजक जो है, अब यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, भाजक पहले 8 था अब 2 है, ये दोनों अगर फैक्टर हैं तो क्वेश्चन जितना टाइम्स का आपका ये भाजक आपका है तो उतने ही टाइम का डिविडेंड बन जाएगा।
रिमाइंडर की बात को अब बस आप बाद में चेक कर लोगे, कुछ प्लस भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 का एक बार और जाएगा। तो ये तो मैंने बेसिक बताया, बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये दोनों आपके फैक्टर्स में ही है, तो केवल रिमाइंडर को चेक करके आपको रिजल्ट निकाल देना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। कोई अगर इसमें डाउट हो तो आप कमेंट में बोलना, तो मैं इसको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, प्रॉपर लेके कि N1 8 इंटू एन सारा वैसे आपको नंबर सिस्टम के थ्रू समझा दूंगा, अगर नहीं समझ में आता। आगे चलते हैं। चलिए, एक नाव की धारा अनुकूल गति कितनी होगी? जो बोट है उसके धारा के अनुकूल को क्या बोलते हैं और प्रतिकूल को क्या बोलते हैं, पहले तो ये देखिए। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। धारा की दिशा में जा रही तो डाउन स्ट्रीम जा रही है, धारा के विपरीत दिशा में जा रही तो अप स्ट्रीम जा रही है। आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे झरना नीचे आता है तो रफ्तार क्या होती है? तेज। तो डाउन हो रहा है, डाउन स्ट्रीम में क्या होगी? तेज होगी रफ्तार। मतलब धारा की दिशा में जाओगे तो आप तेज ही जाओगे ना, नदी कोई है आप उसी की दिशा में जाओगे तो तेज जाओगे, तो डाउन। ठीक है, डाउन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कम होना, यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हो, झरने की डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, झरना में आप ऊपर चढ़ोगे तो आप क्या, पानी रुकेगा, आपकी स्पीड कम होगी। ठीक है, तो वैसे अप स्ट्रीम में क्या होगा, आप कह सकते हो कि आपकी गति कम होगी। यहाँ धारा के अनुकूल पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है, वो आपका डाउन स्ट्रीम में पूछ रहा है। शांत जल का मतलब क्या है, अगर उसमें स्पीड ऑफ द रिवर, यानी आप कह सकते हो कि धारा की गति नहीं है, तो केवल शांत जल में नाव, मतलब जिस कोई शांत नदी भी होती है, आप जैसे कुछ मैन मेड लेक होती हैं, कई सारी होती हैं, तालाब होते हैं, उसमें जल तो नहीं बहाव हो रहा है वहां पे, तो वहां पे आप जो नाविक है अपनी गति से ही चल रहा है, तो वो शांत जल में चाल होती है। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? शांत जल में कितनी है आप? 10 मीटर पर सेकेंड। और नदी की गति, आप अब धारा यानी नदी की गति क्या कह रहा है, नदी की है इसकी 20%, तो 10 का 20% कितना हो गया? 12, सॉरी 2। 10 का 20% कितना हो गया? 2। तो 10 का 20% कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर कहा जाए अनुकूल दिशा में, अनुकूल अनुकूल दिशा की बात अगर कर रहे हो, तो 10 और 2 मिल के, क्योंकि धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की चाल भी उसमें जुड़ जाएगी, तो 12 मीटर सेकेंड वुड बी द आंसर। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कंसेप्ट आप याद रखना, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कंसेप्ट आप याद रखना। यहाँ क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे कि डाउन स्ट्रीम मतलब झरना अगर डाउन हो रहा है, स्पीड अप होगी, यानी प्लस करना है, उसमें धारा की चाल को प्लस करना है, विपरीत में माइनस करना है। शांत जल का मतलब मैंने समझा दिया कि एक, मान लीजिए आपके घर के आसपास का कोई तालाब है, मैन मेड कोई लेक है, जैसे चंडीगढ़ की सुखना लेक की हम बात करें, हर स्टेट में अलग अलग लेक हैं, तो जो शांत है, जिसमें धारा का बहाव नहीं है, उसको शांत जल है, उसमें नाविक अपनी ही गति के अनुसार दिशा में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन था, तो बेसिक प्लस माइनस के कंसेप्ट आप याद रख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर जैसे साधारण ब्याज पर एक निश्चित धन, सिंपल इंटरेस्ट है, या राशि 2 वर्षों में 1260 और 5 वर्षों में 1350 हो जाती है, तो ब्याज की अनुमानित दर क्या होगी? आप अगर ध्यान से देखें, आपको ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक वर्ष ब्याज समान होगा, दर समान होती है। दर चेंज भी कर सकते हैं अब अलग अलग, लेकिन आज तक हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं उसमें साधारण ब्याज में, क्योंकि ब्याज बराबर तो दर भी बराबर। ठीक है, तो अगर दरें अलग अलग हैं तो मान लीजिए कि वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ऐसा नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में समान दर पे भी हर वर्ष में कंपाउंडेड पे या चक्रवृद्धि पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन अलग अलग ब्याज की दर है तो हम साधारणता मान लेते हैं कि वो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर 1200, देखो पहले क्या था, कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, फिर 2 वर्षों में ये कितना हो गया? 1260। फिर अगले, अब कह रहा है कि 5 वर्षों में, यानी इसके अगले 3 वर्षों में कितना हो गया? 1350। फिर 3 वर्षों में कितना मिल गया इसको? 60 से, यानी 90 रुपए प्रति वर्ष। कितना मिला होगा? 30 रुपए प्रति वर्ष। कितना ब्याज मिला होगा? 30 रुपए। क्योंकि हमें प्रिंस, देखो ब्याज की दर अगर निकालनी है, यहाँ पे दर निकालनी है तो हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल होगा क्योंकि आपको ब्याज किससे मिलता है? किसमें मिलेगा?
प्रिंसिपल पे यानी मूलधन पे मिलेगा। तो प्रिंसिपल तो पता होना चाहिए पहले। तो 3 वर्ष में 90 मिला, 1 वर्ष में 30, 2 वर्ष में 60 मिला रहा होगा। तो 2 वर्ष बाद 1260 हुआ है तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 1200। 60 रुपए काट दिया हमने इसमें ब्याज का। तो अब अगर ध्यान से देखें तो 60 रुपए जो है 1200 में प्रतिवर्ष मिल रहा है ना, तो दर बता देगा ये आपको। 0 से 0 काट दिया। अब 6 10, 6 2। अब अगर हम ध्यान से देखें, 6 दूनी 12, 2 5। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 60 रुपए 1200 में 5% की दर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 4.5 है, कुछ गड़बड़ी हुई है, हम एक बार देख लेते हैं। 90 रुपए आपको 3 वर्षों में मिले हैं, 2 वर्षों में और 5 वर्षों में 1350 है, ठीक है। 50 40 90 रुपए 3 वर्षों में, 1 वर्ष में 30 रुपए, यहाँ 2 वर्षों में 60 रुपए, सॉरी 2 वर्षों में 60 था, यहाँ पे हमें 30 का निकालना है। क्या निकालना है? 30 का निकालना है। तो हम ध्यान से देखें, क्योंकि हमने क्या किया, 2 सालों का 60 रुपए ब्याज ले लिया था। फिर ध्यान से देखें, 30 रुपए ब्याज लेना है आपको। 1200 वही ध्यान से 60 का 5% आया तो 30 का 2.5% ही आएगा। तो ध्यान से जरा देखें तो 5/2 यानी 2.5% प्रति वर्ष, क्योंकि ब्याज की दर प्रति वर्ष की पूछी गई है ना, तो प्रति वर्ष का ब्याज क्या था? वो 30 था, जो हमने 60 ले लिया था। ध्यान से, फिर से ध्यान से, इस टाइप क्वेश्चन में आपको कैसे देगा? क्या 5 साल में इतना हो गया था, फिर अगले 8 सालों में इतना हो गया, तो आपको उससे क्या हो, प्रत्येक वर्ष बराबर ब्याज रहा होगा, उतने वर्षों में प्रति वर्ष का ब्याज आ जाएगा। उससे आप पीछे जाके प्रिंसिपल पे पहुंच जाओगे, प्रति वर्ष का ब्याज आपके पास है और मूलधन है, तो आपको ब्याज की दर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन टफ नहीं है, ईजी है, और आप कैलकुलेशन जितना फास्ट रखोगे उतने आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 2,50,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष 4 5 6, देखो वार्षिक, यहाँ पे देखो साधारण चक्रवृद्धि नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे ब्याज की दरें अलग है, तो हम मान लेते हैं कि चक्रवृद्धि का ही है, मान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का ही क्वेश्चन है। अब जैसे ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके पास, इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 4, जैसे 4 5 9 6 15% ब्याज तो आपको मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 15% ब्याज मिल रहा है। तो नॉर्मली, क्योंकि अब कंपाउंड में क्या होगा, ब्याज पे ब्याज मिलेगा, तो 15% तो मूल है ही। तो सबसे पहली चीज 15% अगर 2.5 लाख का निकालेंगे, 2.5 लाख का 2,50,000 का अगर हम 15% निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखो, इसका 10% कितना होगा? 25,000, और 10% का 5 यानी 12,500, तो 37,500 के अराउंड आपका आएगा। आप निकालोगे, सॉल्व करो, इतना कैलकुलेशन मुझे लगता है कि सभी का होना चाहिए। तो यानी आपका 2,87,500 तो बनेगा बनेगा। अब जैसे देखो, ये 3,01,000 है, 2,56,000 है, ये तो नहीं होगा, सीधे हटा दो। 3,25 है, ये 2,89 है, तो 2,89। अब जरा ध्यान से देखते हैं कैसे। अब ध्यान से देखो, 2,50,000, आप देखोगे कि ब्याज का, हम जब सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व करने का तो आपके पास है ही, 2,50,000 लिखो, ठीक है। उसमें पहले वर्ष का 104% कर दो, फिर उसका 105 आएगा, फिर उसमें अगला 106 करोगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप, जैसे पहले वर्ष 4 है, दूसरे वर्ष 5, फिर दूसरे वर्ष 4 का 5%, तो आप 0.20%, फिर 6%, फिर इन पूरे का 6%। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ कुछ पॉइंट नहीं आएगा, कुल मिला के 1% से ज़्यादा की वृद्धि नहीं होगी, 1% के आसपास की ही वृद्धि आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल ही लिया कि इतना आपका ये आ रहा है। 1% और जोड़ दो, तो इसका मान लो 2,50,000 का 1% कितना आएगा? 2,500 के अराउंड। तो 2,500-3,000 के आसपास ही आंसर होगा, मतलब 2,87,000 है, तो 2,89,90,000 के आसपास ही आंसर
होना चाहिए, ना कि आपका 3 लाख 1,000 3,25,000। तो सीधे आप ऐसे क्वेश्चंस को बिना पूरा सॉल्व किए क्यों इसमें हम समय लगाएं, क्यों हम पूरा पॉइंट में निकालें। पहले मूल का पूरा निकाल लो, फिर हमेशा अंतर चाहे हमें हमेशा आपको दर 3 4 5 6 में, तो ये जो ब्याज का ब्याज आता है वो 1% से ऊपर हो। जब ऑप्शन बहुत क्लोज हो तब तो अलग बात कह सकते हैं, सभी 288 289 हैं तब तो आपको निकालना पड़ेगा, हो सकता है बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन हो। जब ऑप्शन इतने दूर दूर हैं तो हम क्यों निकालें। ब्याज का ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है वो 1% के आसपास ही रहेगा, तो उतना ही आप आसपास चेक कर लो। क्यों हम पूरा सॉल्व करें इसमें, क्या जरूरत है सॉल्व करने की, क्यों अपना समय खराब करें, क्यों हम दरोगा ना बने। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव वे में स्ट्रांग रहना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच रखनी, ये ध्यान रखना। चलिए तो अब आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो आंसर डी था इसका। हम्म, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका। हम्म, यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या के बराबर है तो उसका अनुपात क्या होगा। क्या हलवा क्वेश्चन दे दिया। हाँ, कुछ लोगों के हलवा है, कुछ लोगों के लिए टफ होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से समय, इसमें समय नहीं बर्बाद करना है। कोई संख्या है, उसका 50% आप कह सकते हो, उसके आधा दूसरी संख्या के बराबर। ये दूसरी संख्या हो गई तो दोनों का अनुपात क्या हो गया, एन कैंसिल हो गया, तो उधर आ गया 2:1। तो आंसर इज 2:1। तो इसमें तो कुछ आगे बताने की मुझे लगता नहीं जरूरत है। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं जरा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या दिखाई दे रही कि 201 से लेके 260 तक है, तो यानी आप कह सकते हो, क्योंकि हमें 9 से डिवाइड करना है तो यानी समेशन चाहिए हमें, तभी हमें हमारे पास रिमाइंडर आएगा। तो जो 2 है वो 60 बार तो है, कोई बात नहीं, तो 120 हो गया। आप इतना भी रख सकते हो, या तो डिजिटल सम, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं इसको सीरीज में पढ़ाऊंगा। तो डिजिटल सम लिख सकते हो 3। बाकी 1 से लेके 60 तक, 1 2, क्योंकि जीरो का महत्व तो नहीं है लेकिन संख्याओं का तो है। 1 से लेके 60 तक, 60 तक का समेशन चाहिए आपको। तो आपको पता है ये समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका समेशन कैसे निकालते हो। n/2, 2a+n-1 × d, या a प्लस फर्स्ट और लास्ट टर्म जोड़ लो। तो n कितने, 60, 60/2, और ब्रैकेट में पहला है 1 और अंतिम है 60। तो 30, 30 × 61 बराबर कितना हो गया, 1830। ठीक है, यही है। इसका डिजिटल सम आप लिखोगे तो 8 1 9 तो कैंसिल हो जाता है, और 3 आया। ठीक है, तो 3 और 3 मिला के कितना डिजिटल सम हो गया, 6। तो 9 से जब 6 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको थोड़ा सा पैटर्न समझना पड़ा, थोड़ा सा रीजनिंग लगानी पड़ेगी कि नंबर्स कितने बार आएंगे। ये भी याद रखो, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 होता है, इसके बाद का 155 होता है, 11 से 20 तक देखो 10 10 और ऐड हो गया ना, 10 100 ऐड हो गया। 21 से लेके 30 तक का, जैसे 1 से 10 तक का तो 55 है, अगले वाले में 100 जुड़ेगा, उसके अगले वाले में जैसे 20 20 20 ऐड हो गया 200, तो 255, तो ऐसे भी जोड़ सकते हो। तो आपको ये नॉर्मल सी चीजें याद रखनी चाहिए। 1 से 10 तक 55, 11 से 20 तक 155, 21 से 30 तक 255, 55 तो ऐड हो ही रही है और साथ साथ होगी। तो ये कुछ आसान चीजें आपको याद रखनी चाहिए। तो ये इजी क्वेश्चन था। अब कोई एक दो इजी क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन आ गया, जरा ध्यान से देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ बेसिक मैं बताता हूँ, आपको सभी को पता है क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य में कुछ
बढ़ा के लिखा गया उसको अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य में कुछ डिस्काउंट यानी छूट दी जाती है, वही आपका विक्रय मूल्य या सेल प्राइस बनता है। और कॉस्ट प्राइस से ही आप कुछ प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस देखते हो, यही है कि नहीं? तो यहाँ पे जरा देखो क्या दिया हुआ है। ठीक, वस्तु के क्रय मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या जोड़ा गया है वो पूछा गया है, जिससे अंकित मूल्य पर 10% की छूट की अनुमति के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, छूट कितनी हो गई? 10% की, यानी -10। प्रॉफिट कितना हो गया? +20। तो आप क्या कह सकते हो, अंकित मूल्य में 10% की कमी की गई, यानी अंकित मूल्य का 90% जो है, और विक्रय मूल्य तो नहीं, कॉस्ट और मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या पूछा गया है, कितना बढ़ा के लिखा गया है? तो ये जो विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का क्या है, क्रय मूल्य क्या है? 120%। तो आप जब सॉल्व करोगे तो मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, दैट इज, अभी इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3 से कटेगा तो 4/3। तो अगर कॉस्ट 3 है, क्रय 3 है, तो अंकित 4 है। कितना अंकित अधिक किया गया है? 1। 3 के ऊपर 1 अधिक अंकित किया है, यानी 1/3 भाग, उसको आप क्या कहते हो? 33.1/3 या 33 1/3%, 1/3 पार्ट। तो आंसर इज ए। तो ये बेसिक सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, समझना, इसके क्वेश्चंस आएंगे ही। आपको इसमें प्रॉफिट में ही रहना है, क्योंकि अगर इसमें लॉस में गए इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो आपको कोई भी बोर्ड जो परीक्षा करा रहा है वो डिस्काउंट नहीं देगा, क्योंकि आपने गलत किया। ठीक है, तो ये प्रॉफिट वाले मतलब आपको इसमें नंबर लेके ही आने। इजी टाइप है, कई सारे टाइप्स हैं, उनको आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो इजी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ और आसान से क्वेश्चन, ये जैसे क्या है, बीच के क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे, पहले हम आसान आसान थोड़ा देख लेते हैं कि कुछ बच्चे ऐसा ना हो कि लॉस में चले जाए। तो आसान क्वेश्चन पहले देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है? जब जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे संख्या, सबसे बड़ी जहां पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे पूछ रहा है वो, ऐसे पूछना चाहता है। अब जैसे देखो, कॉमन फैक्टर है तो डिविजिबल होना चाहिए, ऐसे 52, 65, 143 का पूछा गया है। तो देखो, 3 का आपको पता है ना कि 5 और 2 7 मिला के 3 तो हो ही नहीं सकता फिर तो, क्योंकि इसका फैक्टर ही नहीं 52। हाँ? है नहीं। 15, 15 का भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब 11 और 13 में एक जंग है, तो 11 के लिए भी अंक दोनों क्या होने चाहिए? सेम हो चाहिए, 11 भी नहीं। तो क्वेश्चन कैसा पूछा है इसने? तो कई क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही सॉल्व, जब 3 नहीं है तो चौथा होगा ही। बाकी आप देख ही रहे हो, 52, 65 और 143, तीनों संख्याओं का हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो 13 ही, 13 से 52 भी जा रहा है, 65 भी जा रहा है और 143 भी जा रहा है। क्लियर है? बाकी एचसीएफ निकालने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी कर सकते हो, एक वो भी है, डिविजिबिलिटी रूल भी है जिससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो कई सारे रूल है, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ निकालने का, डिविजिबिलिटी, डिवीजन करते हुए आप करोगे, और बेसिक आपका अगर कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, जो सबसे लोएस्ट नंबर है उसके थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डीपली देखेंगे कि कहाँ पे हम विदाउट एनी कैलकुलेशन क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, और आसानी से अपने समय को बचा सकते हैं, और आप बचा सकते हो, अगर बचाना चाहोगे तो बचा सकते हो। ठीक है, आपकी मेहनत आप अपने तरीके से अच्छे से करो, किसी के कहने पर नहीं। आप अपने आप के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको कितना समय चाहिए, कितना समय देते हुए आप आगे बढ़ सकते हो, कोई आपको निर्धारित नहीं कर सकता। बाकी उसके बाद छोड़ दिया है ये सौभाग्य तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, ये हार तुम्हारे हाथों में।
मेहनत अपनी जरूर करना, आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, ये आशीर्वाद है। ठीक है, चलिए आगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, दो समान त्रिभुज, समान सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम और समान। समान का मतलब ये हो गया जैसे कि ये भी त्रिभुज है, ये भी समान दिख रहा है, रेशियो में देखने में समानता दिख रही है। जैसे ऐसे समझाए, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, दोनों वृत्त हमेशा समान ही होते हैं, त्रिभुज हो सकता है समान ना हो। ठीक है, वृत्त समान ही रहेंगे सारे। सर्वांग सम तब होंगे जब दोनों की त्रिज्याएं R1 और इसकी जो त्रिज्या है R2 बराबर हो गई तो सर्वांग सम हो गए। आर देखो, दो अगर त्रिज्याएं, वृत्त से अच्छे से समझ जाओगे, बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। त्रिज्याएं बराबर नहीं, दो वृत्त हमेशा समान होते हैं, सिमिलर इन नेचर, वैसा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझना क्या चाहते हैं, बेसिक सी कुछ चीजें हैं, इसको ध्यान से जरा देखते हैं। जैसे देखो कि यहाँ पे अगर दो त्रिभुज समान, तो कहा जाता है या कुछ रिजल्ट्स हैं कि उनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, भुजाओं में उसका पेरीमीटर भी आ जाता है। ठीक है, तो पेरीमीटर भी आपका आ जाएगा, एक मिनट, पेरीमीटर भी उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे अब हम ध्यान से देखें अगर, तो क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर दो त्रिभुज समान है तो उनके जो पेरीमीटर्स हैं वो भी उसी रेशियो में रहते हैं, भुजाओं के अनुपात में ही। तो यहाँ पे जरा देखते हैं कि 2 3 4 और दूसरे का पेरीमीटर दिया है, तो पहले का पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर मतलब परिमाप, तीनों भुजाओं का योग क्या हो गया, 2 3 और 4, कितना हो, 4 3 7 2 9। और दूसरे का पेरीमीटर क्या है, 81, यानी 9 गुना है। दूसरे का पेरीमीटर 9 गुना है तो भुजाएं भी 9 गुना हो गई, तो 2 × 9 18 सेंटीमीटर, 3 × 9 27 सेंटीमीटर, 4 × 9 36 सेंटीमीटर, तो 18 27 और 36। अब जब आप ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में आओगे तो मैं सीधे इनकी चीजें बताऊंगा कैसे बराबर हो गए। मान लो तीन आपकी भुजाएं हैं, ये पहली दूसरी तीसरी, तो तीनों का परिमीटर समेशन भी दो रेशियो अगर बराबर है, जैसे आपसे मैं कहूँ अगर किसी ने पढ़ा है A+B = C+D, तो आप कह सकते हो A+C न्यूमरेटर्स का समेशन और डिनोमिनेटर का समेशन B+D, ये भी बराबर भी होता है। ऐसे तीसरा जुड़ जाएगा तो ऊपर पेरीमीटर बन जाएगा, तो जो भुजाओं का अनुपात है वही परिमाप का अनुपात हो जाता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। तो आपका ये इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। इसके जो डीप कंसेप्ट हैं उसको हम चैप्टर वाइज देखेंगे। ठीक है, अभी तो हम केवल सीरीज लगा रहे हैं, मस्ती से सारे एग्जाम को क्वालिफाई करो, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। जैसे कि यहाँ मैं कहता हूँ, कुछ लोग परख रहे होंगे, देखो परख मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में चेहरा कभी एक सा नहीं रहता। ठीक है, तो धीरे धीरे परखना। मैं मुखर्जी नगर का या पूरे इंडिया में कई जगह मैंने अपने 15 सालों से यही कर रहा हूँ। हाँ, ऑनलाइन आने में थोड़ा सा देर जरूर की है, लेकिन देर सही बेहतर सही। ठीक है, अच्छा ही करेंगे, आप लोगों के लिए ही काम करते आए हैं, करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सीरीज में इसके अगले क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करेंगे, कुछ थोड़ा टफ लेवल लेंगे। आज पहली क्लास थी, यूपीएसआई की थी, दिल्ली पुलिस एसआई का अलग रहेगा, एसएससी सीजीएल का अलग, और जो रेलवे वगैरह के और एग्जाम है वो अलग, सीरीज वाइज क्वेश्चंस वाइज जो प्रीवियस पेपर्स हैं। कंसेप्चुअल वाइज जो चैप्टर्स की सीरीज यूट्यूब में चलेंगी उनको भी आप देखना, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, आप भी देखिए, अपने मित्रों को भी दिखाइए, जो जैसे समझना चाहे वैसे समझे। कुछ लाइव आगे भी चलाएंगे, ठीक है, अभी तो रिकॉर्डेड चल रहे हैं, लाइव सीरीज भी आगे चलेंगी जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। और मुझे लगता है कि आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।